गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माँ दुर्गा क्लासेस जहाँ सफलता एक जिद्द है, जहाँ सफलता एक जिद्द है अर्थात परीक्षार्थियों को सफल बनाने के लिए माँ दुर्गा क्लासेस सदैव तत्पर है। और मैं चंद्रेश सर आज आप लोगों के परीक्षा के ध्येय से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस टॉपिक से आपके 30 चुनिंदा प्रश्न हैं। इस टॉपिक को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस टॉपिक से आपके 2 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। तो चलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो देखिए, यह है हिंदी का पेडोलॉजी का पहला प्रश्न। विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? तो देखिए, बात हो रहा है सुनाने की, न कि सुनने की। किस चीज़ की? सुनाने की। तो विकल्प है भाषण कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल, श्रवण कौशल। इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, वाचन कौशल। ठीक है। अगला प्रश्न ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। विकल्प है श्रवण कौशल, भाषण, वाद विवाद करना, वाचन कौशल। तो देखिए, ध्वनियों के विभेदीकरण में विकल्प आपका होगा श्रवण कौशल। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न भाषा के प्राथमिक कौशल हैं वाचन और लेखन, श्रवण और लेखन, श्रवण और वाचन, श्रवण और पठन। तो आपका सही विकल्प होगा श्रवण और वाचन। अतः विकल्प सी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता है। विकल्प में क्या है? नहीं करता है। तो ध्यान दीजिए, विकल्प है संकोच, व्यक्तित्व, बुद्धि, मधुरवाणी। तो आपका सही विकल्प होगा डी, मधुरवाणी। अगला प्रश्न छात्र व्याकरण के माध्यम से खाली स्थान करना सीखते हैं। तो क्या करना सीखते हैं? पहला विकल्प ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, दूसरा विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, तीसरा भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग, चौथा ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। तो आपका सही विकल्प होगा सी, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा या से शिक्षण सूत्र कार्य करता या करते हैं? तो आपका विकल्प है मूर्त से अमूर्त की ओर, कठिन से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और अंतिम विकल्प है पहला और तीसरा दोनों, अर्थात मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो देखिए, आपका सही विकल्प होता है डी, पहला व तीसरा दोनों। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न भाषा की शिक्षिका होने के नाते या भाषा के शिक्षक होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। विकल्प है बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना, बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। तो आपका सही विकल्प होगा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। ठीक है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न निगमन विधि है। निगमन विधि है। तो देखिए, विकल्प है नियम बताकर उदाहरण देना, उदाहरण देकर नियम समझाना, भाषा का अनुकरण
करने की विधि, बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना। तो आपका सही विकल्प होगा, पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दिया जाता है। तो निगमन विधि में पहला विकल्प ए सही है, नियम बताकर उदाहरण देना। अगला प्रश्न, 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है। वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? पहला विकल्प आगमन विधि, दूसरा भाषा संसर्ग विधि, तीसरा समवाय विधि, चौथा सहसंबंध विधि। तो आपका सही विकल्प होगा भाषा संसर्ग विधि, अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, व्याकरण पढ़ाते हुए शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है। देखिए एक शब्द आया क्या, नहीं, नहीं होता है। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प है छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें, दूसरा छात्र शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सकें, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके, छात्र शुद्ध उच्चारण कर सके। तो आपका सही विकल्प होगा छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके। ठीक है, देखिए इसमें एक शब्द मिला केवल, क्या मिला? केवल। केवल, तो केवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अतः यह विकल्प आपका क्या है? सही है। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से विकल्प सी सही है। तो अगला प्रश्न, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या है? विकल्प व्याकरण का मुख्य हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। तो आपका सही विकल्प होगा भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए विकल्प है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरा भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, तीसरा बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, और चौथा व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, अतः विकल्प सी सही होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, व्याकरण शिक्षक को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता है? तो पहला विकल्प है व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के अस्त्रानुकूल बनाना, दूसरा है व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से देना, तीसरा है छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, और चौथा है व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाना। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा आपका विकल्प सही होता है? तो इसमें आपका सही विकल्प होगा छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। ठीक है, तो एक शब्द मिला क्या? रटना। एनसीएफ 2005 आपका रटने पे जोर नहीं देता है, वह कहता है बच्चों को रटंत शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, अतः आपका विकल्प सी सही होता है। ठीक है,
तो अगला प्रश्न है, स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए विकल्प है, शिक्षकों को व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान न होना, अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता है, व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, व्याकरण सीखने में छात्रों की कोई रुचि नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न के हिसाब से आपका तीसरा विकल्प अर्थात सी सही होता है। व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली, कौन सी प्रणाली? पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, अतः विकल्प सी सही होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी। इस वाक्य में शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? विकल्प है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना। तो इसमें आपका विकल्प सही होता है बी, विकल्प बी, नियमों का अति सामान्यीकरण। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में मौजूद बहुभाषिता। विकल्प है, बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, भाषा शिक्षण में बाधक है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है, तो कक्षा में मौजूद बहुभाषिता क्या होती है? भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, अतः आपका विकल्प डी सही होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर देने का प्रयास करिएगा। विकल्प है, पहला, पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। दूसरा, भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। तीसरा, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके। चौथा, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो कुछ भी बताया गया है सारा पॉइंट सही है, अतः आपका विकल्प डी सही होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए, विकल्प है, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो आपका सही विकल्प होगा बी, आपका सही विकल्प होगा बी, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग
शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि सही विकल्प छांटकर बताइए। पहला विकल्प है मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद, कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा विकल्प है ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। तीसरा विकल्प है मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। और अंतिम चौथा है केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपका पहला विकल्प सही होता है, अतः विकल्प ए सही है। मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद, कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण। ठीक है, तो देखिए कम महत्वपूर्ण पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प है लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना। दूसरा, लोकगीतों की रसानुभूति। तीसरा, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना। और चौथा, लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो इसमें भी आपका पहला विकल्प सही होता है, अतः विकल्प ए सही है, लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है? पहला विकल्प है व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा, अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। चौथा, बालकों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जानी चाहिए। तो यहाँ आपका विकल्प बी सही होता है, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, देखिए कौन सा विकल्प सही होता है? बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमी करता है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, भाषा सीखने में बाधक है। तो आपका सही विकल्प होगा संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, अतः विकल्प सी सही होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं, विकल्प है भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ को 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो देखिए प्रश्न के हिसाब से आपका यह चौथा विकल्प सही होता है, डी सही होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न। मातृभाषा में शिक्षा से, विकल्प है कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता, बेहतर परिणाम निकलेंगे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका विकल्प सही होता है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अगला प्रश्न।
ध्यान दीजिए, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक पढ़ते हैं या कहते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है। विकल्प है लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, उन्हें हिंदी न आना, सुनने में समस्या। ठीक है, तो आपका सही विकल्प होगा सुनने में समस्या। अतः विकल्प डी सही होता है। ठीक है, आगे चलिए। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि विकल्प है उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता है, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो इस प्रश्न में आपका सही विकल्प होता है बी, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। विकल्प है देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना, विदेशी भाषा से परिचित कराना, उपरोक्त सभी। अतः यहाँ आपका विकल्प सही होता है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा में समस्या है। विकल्प है शिक्षक संबंधी, छात्र संबंधी, भाषा संबंधी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका विकल्प सही होता है डी, उपरोक्त सभी। बहुभाषिक कक्षा में सभी को समस्या होती है, चाहे वो शिक्षक हो या छात्र हो या भाषा हो। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विकल्प है मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक शब्द मिला आपको, अवसर देना। ठीक है, तो बालक को जहाँ अवसर देने की बात कही जाए वह कथन क्या होता है? सत्य होता है। अतः आपका विकल्प सी सही है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, और इस टॉपिक का यह अंतिम प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? विकल्प है स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए, लठ शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। तो यहाँ आपका सही विकल्प होता है सी, हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। इस प्रश्न के हिसाब से आपका विकल्प सी सही होता है। तो ध्यान दीजिए, जाते जाते एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।